मेरे पति बताया करते थे कि सोनी जब से मैं चुनाव जीता हूँ तब से अतीक अहमद और अशरफ और आबिद फरहान रंजीश पाल और भी बहुत लोगों का नाम मुझे मालूम है। इन तरह के लोग मुझे मेरी हत्या करना चाहते हैं। तो फिर उसमें साफ हो गया कि उमेश पाल जी उसमें गवाह नहीं है, क्योंकि उमेश पाल जी ने हमें बताया था। तो कहीं से उनको पता चल गया और वो मुझसे खुद कहें कि भाई ऐसा है कि सीबीआई जांच जो हुई है वो अच्छी नहीं हुई है, वो सही नहीं हुई है और उसमें मेरा नाम नहीं है। यूपी के प्रयागराज में 2 मर्डर बहुत हाईलाइटेड हुए। पहला था साल 2005 में राजूपाल हत्याकांड, फिर उसके बाद उसी पैटर्न पे उमेश पाल हत्याकांड। लेकिन राजूपाल हत्याकांड में मुख्य गवाह उनकी पत्नी पूजा पाल है। आज उनसे हम जानेंगे आखिरकार ये मर्डर मिस्ट्री का किस तरह का रोल है और इसमें क्या क्या हुआ, और इसमें कई सवाल के घेरे भी आए हैं। जैसे मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने भी कहा है सीएम से जाके साथ कान भरने की कुछ कोशिश की है, जिसके बारे में हम पूजा पाल जी जानेंगे। यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने जाके सीएम साहब को कहा है कि उनके पास शिकायतें नहीं, उनको कोई सुरक्षा जो होती है वो बयान बदल रही हैं। जी देखिए, मैं सिद्धार्थ नाथ जी के बारे में ये कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने उनका इंटरव्यू जो मीडिया में दिए थे मैंने सुना कि पहले तो उन्होंने ये कहा कि पूजा पाल उसी पार्टी में हैं जिस पार्टी में उनके पति की हत्या हुई थी। मैं मानती हूँ कि वो जिस समय मेरे पति की हत्या हुई थी वो सपा की गवर्नमेंट थी, मगर मैं समाजवादी में अखिलेश यादव जी की विचारधारा से जुड़ी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अखिलेश यादव जी माफियाओं को नहीं लाइक करते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण सन 2017 में था, जब कानपुर के कैंट में अतीक अहमद अपने पुराने स्टाइल से में कानपुर एंट्री कर रहे थे और वो जुलूस और वो जो दिख रहा था, और उसके अंतर्गत जब माननीय अखिलेश यादव जी को पता चला तो उसी के बाद अतीक अहमद का टिकट काटने का काम किए। तो इससे साफ साबित होता है कि जो मेरी विचारधारा है वो अखिलेश यादव जी की भी विचारधारा है। तो राजनीति आदमी विचारधाराओं से पहले करता है, उसके बाद फिर पार्टी के लिए काम करता है। तो माननीय अखिलेश यादव जी की जो विचारधारा है वो माफियाओं से नहीं मिलती है, वो हम लोग से मिलती है। तो इस वजह से हम उस पार्टी में हैं। और फिर उन्होंने कहा, फिर उनको मैं ये बताना चाहूँगी सिद्धार्थ नाथ जी को कि क्योंकि आज उमेश पाल जी नहीं हैं, बहुत दुखदाई समाचार है कि आज हम लोग के बीच में नहीं है। मगर कहने से पहले कुछ सोच लिया करें, क्योंकि होता है कि मंच माइक पाता आदमी नेता कुछ भी बोल देता है। तो उमेश पाल जी जो मेरे भाई हैं वो भी समाजवादी में ही थे और वो भी फाफा मऊ से चुनाव की तैयारी कर रहे थे। उनको टिकट नहीं मिल पाया, तब जा कर के वो क्या कहते हैं सिद्धार्थ नाथ जी के पार्टी में जा कर के गए थे, बीजेपी में, मगर वो पहले समाजवादी में ही थे। तो उनको कहने से पहले सब इतिहास बिल्कुल खंगाल लेना चाहिए। अधूरा ज्ञान हमेशा इंसान के बेइज्जती के पात्र बनाता है। तो मैं मंत्री जी को साफ साफ बताना चाहूँगी, और मैंने कल ही सुबह क्योंकि जब गलत चीज़ें छुप जाती हैं तो वो छुपी रहती है, फिर अफवाह के तरीके से बहुत कुछ उसको बनाया जाता है। तो कल मैं खुद अपने ट्विटर अकाउंट से मैंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, और जिन्होंने ये प्रश्न चिन्ह लगाया मेरे ऊपर, सिद्धार्थ नाथ जी को मैंने ट्वीट किया और मैंने साबित किया कि मैंने राजूपाल मर्डर केस में सीबीआई कोर्ट स्पेशल में कक्ष नंबर 1 में मेरी गवाही हो चुकी है और मैं दे चुकी हूँ। और रही बात, तो मैं एक बात और साफ करना चाहूँगी कि मुकदमे में जब सम्मन आया तो लखनऊ का भी आ गया और इलाहाबाद का भी आ गया। तो मैं साफ यहाँ कर दूँ कि जब मेरे पति के मर्डर केस में जब मुझे सम्मन मिला तो मैं वहाँ पर गई और मैंने वहाँ पर अपनी वार्ता रखी, और ये जनवरी से मेरी गवाही चल रही है, और अब ये 23 तारीख को ये इस मंथ में ख़त्म हो पाया। और ये जो यहाँ का बता रहे हैं कि हमें ये जो सम्मन मिला है
जिसके बारे में तूल पकड़ाया जा रहा है, तो मैं बता दूं आप लोग के माध्यम से कि राजू पाल हत्याकांड का केस नहीं है, मर्डर केस का वो नहीं है संबंध। ये है जो थाने से गैंगस्टर एक्ट का है, और उसमें जो जिसके ऊपर इनके द्वारा किए गए कार्य होते हैं, तो उसमें हमको गवाह बनाया गया है। उसमें सईद अहमद जी को बनाया गया है, मुझे बनाया गया है, शादिक जी को बनाया गया है कि जिनके ऊपर अतीक अहमद के द्वारा कांड किया गया वो अपनी बात आकर के रखे, तो वो हमें बनाया गया है। मगर मैं स्वर्गीय श्री राजू पाल जी के मर्डर केस में मेरी बयान गवाही हो चुकी है, और ये गैंगस्टर का है, और गैंगस्टर में मैं 1-2 दिन में जा कर के दे दूँगी, क्योंकि गैंगस्टर का मुकदमा बहुत बड़ा मुकदमा नहीं होता है। तो इसलिए इस गैंगस्टर मुकदमे को मेरे राजू पाल मुकदमे से ना जोड़ा जाए, क्योंकि यही होता क्या है कि लोग मिक्स कर देते हैं और उल्टा सीधा समझा करके हर मुकदमा राजू पाल मर्डर केस से जोड़ देते हैं। तो ये गैंगस्टर का मुकदमा है, गैंगस्टर का मुकदमा पुलिस करती है, सरकार पुलिस करती थाने से होता है, ना कि किसी मर्डर केस से वो होता है। हमें अपनी बात रखनी होती है कि 25 जनवरी को सन 2005 में राजू पाल जी के मर्डर हुआ था, ऐसा करके, मतलब ऐसा। अच्छा, एक सवाल और है, लगातार राजू पाल हत्याकांड से जुड़ी बातें हैं और वो अतीक अहमद जेल में हैं, फिर भी क्या लगता है आपको तब भी उनसे खतरा बरकरार है? देखिए, क्योंकि मैं पिछले 18 साल से स्वर्गीय श्री राजू पाल जी का मुकदमा लड़ रही हूँ और बहुत ईमानदारी से लड़ रही हूँ, ये मुझे मालूम है और विपक्षियों को भी मालूम है। और क्योंकि मैं साफ बता देना चाहती हूँ कि सन 2005 में मर्डर हुआ, 6 में ट्रायल हो गया, घर के बाहर के सभी लोगों का जो बयान था वो विपक्ष पक्ष में चला गया था। उसके बाद हम और मेरी सास बची। मैं तुरंत वकील से राय लेकर के मैं तुरंत हाई कोर्ट पहुंची। हाई कोर्ट में मुझे समय मेरे मुकदमे को मिला, और उसके बाद हाई कोर्ट में जब समय मिला तो उसके बाद यहाँ पे भी मुझे न्याय नहीं मिला। मैं इतने साल मुकदमा हाई कोर्ट में लड़ने के बाद जब मुझे यहाँ भी नहीं न्याय मिला, तो मैं सन 2015 में मैं सुप्रीम कोर्ट गई, और जब सुप्रीम कोर्ट गई तब जा कर के मुझे वहाँ से न्याय मिला कि जो सन 2005 में स्वर्गीय श्री राजू पाल जी का हत्याकांड हुआ था और निर्मम तरीके से हुआ था, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और ये जांच ना किसी के मुख्यमंत्री आदेश से हुआ है, ना किसी प्रधानमंत्री के आदेश से हुआ है। ये मेरी ईमानदारी मान लीजिए, या विधायक जी की आत्मा बहुत स्वच्छ है ये मान लीजिए, या भोले बाबा की हम लोग के ऊपर कृपा है उनकी मान लीजिए, जो आज सीबीआई जांच हो करके आज स्वर्गीय श्री राजू पाल जी का केस आज सीबीआई कोर्ट लखनऊ में है और आज अंतिम पड़ाव पे है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि खतरा है, और मेरे साथ साथ मेरे उन आई विटनेस गवाहों को भी खतरा है, और ज़रूरत है सरकार को कि वास्तव में माफियाओं से लड़ने के लिए वो वास्तव में उन परिवार को सहयोग करती है और करना चाहती है, तो सही समय अब है कि हमें और हमारे गवाहों को, जिसने देखा है राजू पाल जी को हत्या होते हुए, उनको सुरक्षा देने की ज़रूरत है। और तब जा कर के वास्तव में हम लोग सुरक्षित हो करके, हमारा गवाह सुरक्षित हो करके गवाही दे पाएगा कोर्ट के अंदर। नहीं तो आज जो माहौल बन गया है, कोई सोच ही नहीं पाएगा कि हम वहाँ तक जा पाएँ। इसलिए क्योंकि वादी मैं हूँ, मुकदमा मैं लड़ रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़रूरत है क्या कहते हैं सुरक्षा के लिए और मेरे गवाहों के लिए। अच्छा, एक चीज़ जानेंगे, राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह कौन कौन हैं और सीबीआई किनको अपने उनके जांच के दायरे में उनसे गवाही ले रही है? देखिए, अभी मैं यही बात नोटिस कर रही थी। अभी आपने मेरा बयान लिया, बयान लेने से पहले आपने इसमें माइक में बोल दिया कि मुख्य गवाह पूजा पाल। तो मैं गवाह हूँ मगर मुख्य नहीं हूँ। मतलब मुख्य का मतलब यह होता है या उनके गाड़ी में बैठी हूँ, या उनके साथ चल रही हूँ, या उनको देखी हूँ, तो मैं मुख्य गवाह नहीं हूँ। मगर मैं गवाह हूँ क्योंकि मेरे पति बताया करते थे कि सोनी, जब से मैं चुनाव जीता हूँ तब से अतीक अहमद और अशरफ और आबिद फरहान, रंजीश पाल और भी बहुत लोगों का नाम मुझे मालूम है,
इन तरह के लोग मुझे मेरी हत्या करना चाहते हैं। तो मेरे पति बताया करते थे और वही चीज़ मैंने कोर्ट में भी बताई है और FIR में भी बताई है। तो जो आप लोग मुख्य लगा देते हैं, आप लोग के मुंह से खुद ही स्लिप हो जाता है। तो मैं मुख्यवादी हूँ, मैंने FIR किया है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इसी थोड़े से बैलेंस में, अनबैलेंस में ही चीज़ें लोगों के पास जब जाती है तो वो समझ नहीं पाते हैं। तो मैं साफ साफ कहना चाहूँगी कि देखिए, वो उमेश पाल जी गवाह थे, मगर वो पुलिस के द्वारा बनाए हुए गवाह थे। और फिर जब CBI जांच हुई तो फिर उसमें साफ़ हो गया कि उमेश पाल जी उसमें गवाह नहीं है, क्योंकि उमेश पाल जी ने हमें बताया था। क्योंकि जितना मैं जानती हूँ और पूरा सुलेम सराय जानता है और बहुत अच्छे अच्छे लोग उनको जानते हैं कि उनकी जो पकड़ थी बहुत अच्छी थी। तो कहीं से उनको पता चल गया और वो मुझसे खुद कहें कि भाई ऐसा है कि CBI जांच जो हुई है वो अच्छी नहीं हुई है, वो सही नहीं हुई है और उसमें मेरा नाम नहीं है। तो हमने उनसे एक प्रश्न किया, हमने कहा भाई ये बताइए कि हमने पुलिस की जांच को ठुकराया, CBCID ठुकराया, अब इतने परेशानियों के बाद मैंने CBI जांच हुआ और मैं CBI जांच को कैसे मैं गलत कह दूं। और उसके बाद मैं कहीं ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं रहती हूं कि अब, और मुझे जहां तक ज्ञात है कि अपने यहाँ पे CBI जांच से बड़ी कोई अब एजेंसी नहीं बचती है। तो अब मैं किस एजेंसी से अपनी अपील करूँगी, कहाँ करूँगी। तो इस वजह से मैंने कहा आप धैर्य रखो, होने दीजिए। हम लोग जब कोर्ट में हम लोग को जब बुलाया जाएगा, जब कापियाँ मिलेंगी तो उसमें सही गलत हम पढ़ेंगे, क्या सही है क्या गलत है, मेरे मुकदमे को में क्या छोड़ दिया गया क्या नहीं छोड़ दिया गया, ये उस समय का बनता है। और अभी हम जानते नहीं हैं तो हम कैसे बता दें कि क्या है। तो इस वजह से मैं कहना चाहूँगी कि जितना हम लोग को मालूम है और जितने मेरे गवाहों के द्वारा मुझे बताया गया था कि उमेश पाल वहाँ पर आए थे, घटना के बाद आए थे और सन 2005 में उन्होंने खुद भी बयान किया था जब वो अतीक के पक्ष में बयान दिया था। तो इस वजह से मैं कहना चाहती हूँ कि अच्छा, एक मेरी आदत बहुत बुरी है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे आज मरना होगा तो मैं अभी मर सकती हूँ और कल न मरना होगा तो मुझे आज मार दो, मगर मेरे मुँह से झूठ नहीं निकलता। और इसी वजह से बहुत लोग मुझसे कतराते हैं। मगर झूठ बोलने से आदमी बड़ा हो सकता है, मगर उसकी उम्र, झूठ की उम्र नहीं बड़ी होती है। तो मुझे लगता है कि झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। और मैंने भी, विश्वास कर लीजिए कि मैंने राजू पाल जी का मुकदमा सन 2006 में एकदम ख़त्म हो चुका था, कुछ नहीं बचा था, मगर मैंने ईमानदारी से लड़ा और अपने विवेक से लड़ा। और आज कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरा इतना दिमाग भी नहीं है, मगर जो दिमाग चलता है ईश्वर के दिन बहुत अच्छा चलता है। तो वो चलता नहीं है क्योंकि मैं गलत करती नहीं हूँ और ईमानदारी से मैं चलती जाती हूँ। इस वजह से प्रभु भोले बाबा मेरा साथ देते हैं और इस वजह से सारे कार्यों को मैं करती चली जाती हूँ। अच्छा, एक सवाल और, आप सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं क्योंकि पहले राजू फिर उमेश और कई गवाह भी इसमें प्रभावित हुए थे। तो क्या लगता है आपको भी सुरक्षा के भावना, आप CM से मुलाकात भी किया था, तो CM से क्या आश्वासन मिला? जी हाँ, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी और मैंने सुरक्षा की मांग की है और वायु श्रेणी मांग की है। इस वजह से क्योंकि जो ये घटना हुआ है, इनके पास जो मेरी सुरक्षा थी वही सुरक्षा इनके पास थी। तो जो ये सुरक्षा है, इस सुरक्षा के बावजूद भी जब इंसान का दिन दहाड़े मर्डर हो जा रहा है, तो मैं तो राजू पाल जी का मुकदमा लड़ रही हूँ और अब साल भर में मेरा रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि बहुत मैंने मेहनत की है और इसमें हम लोग की सुरक्षा और रक्षा की जानी चाहिए, ताकि जीवन बचा रहेगा तब हमारे मुख से कोर्ट के अंदर कुछ निकल पाएगा। और जब हम ही नहीं रहेंगे तो फिर बहुत हमारा मन है कुछ कहने का, करने का, नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए शायद हम बचेंगे ही नहीं। CM ने क्या कहा इस पर? उन्होंने आश्वासन दिया कि आप डरिए मत, आप क्या कहते हैं, आप खड़ी रहिए, आप इन लोग से आपके गवाह को गवाही दीजिए, गवाही दिलवाइए, हम आपकी सुरक्षा बढ़ाएंगे। अच्छा, एक सवाल और है, इस उमेश पाल मर्डर केस में अब जो कार्रवाई हो रही है उससे संतुष्ट हैं आप? देखिए, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है और जिस तरह से कार्य चल रहा है, उसको देखते हुए तो ठीक है। और देखिए, ये बात तो कहीं ना कहीं उनके परिवार वालों को भी देखना है, क्योंकि उनके परिवार वाले को ज़्यादा लोग सुनेंगे तो उनको ज़्यादा संतुष्ट होने की ज़रूरत है।
तो मगर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये जो सीबीआई जांच की सहायता प्रवीण ने मांग उठाई है, क्या लगता है वो सही है कि मांग उठाना किसको चाहिए था? देखिए ये तो उनके परिवार ये तो आप देखिए, अब इसके लिए मैं क्या बोलूँ। देखिए आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं और किसको क्या मांग करनी चाहिए मुझे लगता है आज के समय में सब लोग जानते हैं, तो इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा कोई वार्ता नहीं करना चाहूँगी। अच्छा, मायावती ने आज ट्वीट किया है, आपको लेकर भी ट्वीट किया है, क्या लगता है वो ट्वीट किस नज़रिए से आप देखती हैं? देखिए पहली बात तो मैंने बता ही दिया कि मायावती जी ने ट्वीट किया। हाँ, मैंने भी देखा, सही कह रहा। देखिए जैसे उनका कहना है कि भाई घटना हुआ, वो तो सारे पार्टी और सभी लोग अपना दुख जाहिर करेंगे, उनको भी करना है, उन्होंने भी किया। मगर जो उन्होंने दूसरे लाइन पे उन्होंने लिखा कि बीएसपी से वो सपा में चली गई, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वास्तव में जो बड़े लोग होते हैं वो अपना कार्य करके लोग भूल जाते हैं। और मैं मायावती जी को याद दिलाना चाहूँगी, क्योंकि मैं चली नहीं गई थी, मैं बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित की गई महिला थी, विधायक थी, और हो सकता है वो भूल गई हूँ, मगर जो निकाला जाता वो नहीं भूलता। तो और मैं बता दूँ कि मैं आपके लिए कितनी ईमानदार थी, और जैसे कहते हैं सोना खरा सोना, मैं उस टाइप की आपकी महिला विधायक थी जिसे शायद बहन जी ने नहीं पहचान पाया। और मैं अपनी ईमानदारी आज बताऊंगी ज़रूर, क्योंकि मैं कभी नहीं बोलती, मगर जब मेरे ऊपर लांछन लगता है मैं ज़रूर बोलती हूँ। और क्योंकि जब बहन जी ने मुझे निष्कासित किया था तभी भी मैंने नहीं बोला था। एक कोई बता नहीं सकता कि पूजा पाल ने किसी प्रेस में ची से चा किया हो, मैंने नहीं बोला, क्योंकि मैंने मायावती जी को मैं हमेशा माँ का दर्जा दी हूँ। मगर आज जब वो मेरे ऊपर खुद बहुजन समाज से सपा में चली गई, तो मैं उनको याद दिलाना चाहूँगी कि मैं बहुजन समाज से निष्कासित हुई थी, गई नहीं थी। आपके कोऑर्डिनेटर हैं अशोक गौतम जी, बाकायदा उनके लेटर पैड में मुझे बीएसपी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। और मेरी ईमानदारी मैं आपको बता दूं, चाहे ये इंटरव्यू बहुत लोग देखेंगे भी, और नाम नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं नाम ओपन होता है तो उन लोगों को दुख होता है, और कहीं ना कहीं वो हमारे साथ नहीं खड़े हो पाएंगे आगे भविष्य में। मगर होता क्या है कि बताना भी ज़रूरी होता है। सन 2007 में जब बीजेपी का बहुत बोलबाला हो गया था, तब मेरे पास बीजेपी का खुद ऑफ़र आया था कि पूजा पाल जी आपकी ऐसी ऐसी राजनीति है, आप हमारे पार्टी में आ जाइए। और मैं नाम भी लेना चाहूँगी, क्योंकि कुछ नहीं छुपाना चाहिए, सब में पारदर्शी रखना चाहिए। हमारे पास फ़ोन किए थे माननीय मौर्य जी, ये जो हमारे पार्टी में अभी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो अब ये सब बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे थे। इनका फ़ोन आया कि पूजा पाल ऐसा है कि हम सभी लोग जो पिछड़े समाज के लोग हैं इकट्ठा जाएंगे तो हम लोग को ज़्यादा मजबूती मिलेगी, और जो तुम्हारे साथ जो विधायक रहती हैं रजनी तिवारी, वो भी हम लोग के साथ जा रही हैं। तो मेरा बस एक ही जवाब था कि माननीय मंत्री जी, मैं एक दुख के कारण राजनीति में आई थी, कोई मन से नहीं आई थी। और आज रही बात आज की, तो आज जब मायावती जी का समय खराब चल रहा है, ऐसे में एक महिला दूसरी महिला को छोड़कर चली जाए, तो मुझे लगता है ये एक महिला होने पर एक अपने आप में कलंक होगा। तो मैंने कहा कि माननीय मंत्री जी, मैं ऐसा ये नहीं कर पाऊँगी, और मैं आपका साथ नहीं दे पाऊँगी, और मैं बीजेपी में नहीं जा पाऊँगी। उसके बाद फिर आप देख लीजिए, उसके साथ मैं चुनाव लड़ी। उसके फिर कुछ ही, मुझे बहुत याद नहीं आ रहा है, मगर कुछ ही दिन बाद बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई थी। और उसके बाद फिर मुझे एक यहीं के हमारे बीएसपी के ही विधायक थे, वो बीजेपी में जा चुके थे, पटेल जी, वो हमें कहें कि पूजा पाल तुमसे ये मिलना चाह रहे हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, मैं मिल लूँगी, मेरा भी एक काम है भैया। क्या ठीक है, चलिए मिल लीजिए। तो मैं गई उनके साथ, और उनके साथ गई तो
केशव प्रसाद मौर्य जी थे वो नेता। और मैं गई तो उन्होंने कहा कि और पूजा पाल ठीक हो? हमने कहा भैया मैं ठीक हूँ। क्या इरादा है? तो मैं समझ नहीं पाई। हमने कहा भैया मेरा एक काम है, इसीलिए थोड़ा आपका आशीर्वाद मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तो उन्होंने कहा नहीं, राजनीति में आपने क्या सोचा, क्योंकि चुनाव भी आप हार गई हैं और ऐसे। तो हमने कहा नहीं भैया, जहाँ पे हूँ ईमानदारी से हूँ और जब तक रहूँगी ईमानदारी से रहूँगी। तो उसके बाद फिर हमने कहा भैया मैं आपके पास इसलिए आई थी कि राजू पाल जी का केस सीबीआई आर्डर हो गया है, मगर अभी पता नहीं क्यों जब आर्डर हो भी गया है, जांच भी हो गया है, मगर विवेचना रुकी हुई है। एक बार आप थोड़ा सा संज्ञान ले लेते तो हो सकता है इसमें कुछ आगे बढ़ जाता। मैं इतना कह के चली आई। उसके बाद फिर पता नहीं क्या कैसे हुआ कि अशोक गौतम जी को लगा कि पूजा पाल बीजेपी में जाने का सोच रही कि क्या जाने का सोच रहे हैं, और उसमें भी हमें कुछ पैसा भी देना था चुनाव से संबंधित। तो जब मुझे उठाते थे, जब हम लोग मीटिंग करते थे, पूजा पाल तुम्हारा पैसा कब जमा होगा, पूजा पाल तुम्हारा कब पैसा जमा होगा। हमने कहा भैया जमा कर देंगे, मगर यूँ ऐसे खड़ा होकर के बेइज्जती करा देते थे कि जिसका कोई हद नहीं। फ़िलहाल उसको मैं माइंड नहीं करती हूँ, मगर एक ये कारण था। और दूसरा कारण, जो हम उनसे मिलने चले गए और सिर्फ राजू पाल के केस के लिए मिलने चले गए, और अफवाह क्या उड़ा दिए लोग कि मैं बीजेपी में जा रही हूँ। इसके वजह से मैं मतलब कि मैं आई आराम से, मैं सो रही थी, मुझे पता भी नहीं चला। और पता चला सुबह मेरे अखबार में निकलता है कि पूजा पाल को निष्कासित, बहुजन समाज से निष्कासित हो गई। तो देखिए बहुत तकलीफ़ हुई। ऐसा नहीं है कि मेरी ईमानदारी को नहीं देखा गया। मैंने बीजेपी मुझे 2 बार बुलाई और मैंने 2 बार मना कर दिया। ये भी बहुत बड़ा सवाल था। उसके बाद जब मैं निकाल दी गई, तो आप ये बताओ, जिस बीजेपी को मैंने 2 बार कहा कि नहीं मैं नहीं आ पाऊँगी, तो ये बताइए उनका कितना बड़ा दिल होगा कि वो मुझे ले लेंगे। मैंने भी तो गलती की ना, 2 बार बीजेपी को ना करके। उसके बाद फिर मैं दुश्मनीदार महिला हूँ, मुझे फिर क्योंकि लड़ना है और आगे चलना है, आगे बढ़ना है। तो फिर मैंने तब जा कर के मैंने सबको देखते हुए तब मैंने सपा ज्वाइन किया। और ज्वाइन भी इसलिए किया क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ अखिलेश भैया का मन अच्छा है और उनकी सोच अच्छी है और मेरी सोच उनकी सोच मिलती है, और वो दुख समझते हैं महिलाओं का। इस वजह से जब मैंने देखा कि नहीं, अखिलेश यादव जी का दिल बहुत बड़ा है और जिनसे मेरा मन नहीं मिलता है उनसे इनका भी दिल नहीं मिलता है, इसलिए मैं समाजवादी में और अखिलेश यादव जी का हाथ पकड़ा। अच्छा, एक उमेश मर्डर केस में आपसे तरफ से भी आरोप लगे, परिवार ने भी आरोप लगाए, तो क्या लगता है ये आरोप कुछ इसमें है कि बस ये ऐसे ही वाले आरोप हैं? देखिए है क्या ना कि अभी होता क्या है ना, लोगों को लगता है कि मुझे कष्ट नहीं है, मगर मैं आज तक कभी माइक में रोई नहीं हूँ। और शायद यही लोगों का एक कारण है जो मुझे बहुत तेज़ महिला समझते हैं। और मैं रोती भी नहीं हूँ, क्योंकि रोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे मेरा केस और इससे मेरे गवाह दोनों बहुत प्रभावित होंगे। और मैं अपने आप को कमज़ोर न समझती हूँ और ना हूँ, मगर तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ ये होती है कि मैं पद से मजबूत थी, तो कहीं ना कहीं उमेश पाल अपने जो दिमाग था षड्यंत्र वाला, तेज वाला, कहीं ना कहीं वो उससे मजबूत थे। मुझे यही कभी कभी लगता है कि हम दोनों भाई बहन पद और ताकत और दिमाग दोनों साथ में चलते तो आज हम दोनों परिवार बहुत आगे होते। आज कहीं ना कहीं मैं भी बहुत कमज़ोर हूँ, ऐसा नहीं, क्योंकि मेरा जीवन पूरा मुकदमा और दुश्मनी में निकलता जा रहा है। तो इससे ना कहीं कमज़ोर तो हूँ, मगर इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ। मैं अपने मुकदमे के लिए सक्षम हूँ और सब चीज़ के लिए सक्षम। मगर हाँ, मैंने कहा कि मैं नहीं बोलती हूँ। आज तक आपने देखा होगा मैं कभी नहीं बोलती हूँ, मगर जब मेरे ऊपर लांछन लगाए जाएंगे तब मेरा भी मुँह खुलेगा। और क्योंकि होता क्या है ना कि हर आदमी अपना अपना संबंध निभाता है। मैंने राजू पाल जी का मुकदमा लड़ कर के ईमानदारी से मैंने अपना संबंध निभाया। भाभी अपना कर्तव्य करके उन्होंने अपने पत्नी होने का फ़र्ज़ निभाया कि उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि हमारे घर में कौन आ रहा है और हमारे पति किसको ला रहे हैं किसको नहीं ला रहे हैं।
आज ठीक है, हाँ वो महिला है, वो वास्तव में एक गृहिणी है, वो बहुत नहीं जान पाएंगे कि हाँ कौन आ रहा है, क्या कौन नहीं आ रहा। मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप दुश्मनीदार पति की पत्नी थी, तो आपको इतना ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि हमारे पति कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और किसको घर में बैठा रहे हैं। तो और ये कह कर के पल्ला झाड़ देना कि नहीं उनको गलत फहमी हुई है, तो भाई मुझे तो गलत फहमी नहीं हुई है, क्योंकि जिसका आदमी मारा जाता है ना उसको गलत फहमी कभी नहीं होती है। मैं अतीक अहमद के भी चेहरों को अच्छे तरह से जानती हूँ, अशरफ के भी जानती हूँ, आबिद का भी जानती हूँ, फरहान का भी जानती हूँ, जावेद का भी जानती हूँ, इसरार का भी जानती हूँ, अब्दुल कवी का भी जानती हूँ, सबका जानती हूँ। और उस बीच में मैं कम्मो जाबिर का ना जानूँगी तो ये गलत कहना गलत है। और क्योंकि मैंने 18 साल रोटी नहीं बनाई है, मैंने 18 साल बैग टांग करके मुकदमा लड़ा है, विधायकी चलाई है, और कैसे दुश्मनी लड़ी जाती है और कैसे विधायकी चलाई जाती है ये मैंने सीखा है। और जो ये आज मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उनके बहन के, भाभी ने तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि भाभी की मैं जितनी तारीफ़ करूं उतना कम है, क्योंकि भाभी वास्तव में बहुत सॉफ्ट है, बहुत सीधी है। मगर उनकी बहन के द्वारा जो मुझे कहा गया, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जितना आज मेरे ऊपर आप बिफर रही हैं और मुझे कह रही हैं, काश उतना मेरे बातों को आप पहले मान लिए होती तो शायद आज हम भाई बहन मजबूत भी होते और आज शायद उमेश भाई जिंदा भी होते। मैं यही कहना चाहूँगी। ये थी हमारे साथ पूजा पाल, जो राजू पाल हत्याकांड की मुख्य गवाह के तौर पे कही जाती है। और एक चीज़ ये है कि इन्होंने कई बातें कही, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है उसमें कहा अगर बहन या उनके परिवार ने बात मानी होती तो शायद उमेश पाल बच जाते। अब इन्होंने हालांकि मायावती पे भी कई बातें कही हैं, साथ ही जो सुरक्षा की बात कही है, सीएम से भी मुलाकात की है योगी आदित्यनाथ से, उनसे आश्वासन मिला है। अब ये पूरे मामले में कह रहे कि इसमें जो कार्रवाई हो रही है वो भी फ़िलहाल अच्छी हो रही है। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।